गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आभा वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्पेसिफिक या इनिट इम्यूनिटी के बारे में। और बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस नॉन स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टॉपिक अबाउट इम्यूनिटी, वी शुड नो व्हाट इज इम्यूनिटी एक्चुअली। सो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी की ही एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, उन्हीं फॉरेन बॉडीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी अगर हमें सुरक्षा प्रदान करती है तो उस स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन को हम इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज डिजीज रेजिस्टेंट, राइट राइट। और अगर इम्यूनिटी नहीं है तो यानी कि हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी ससेप्टेबल है टू द इन्फेक्शन, प्रोन है टू द इन्फेक्शन। तो इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन जो कि हमारी खुद की बॉडी प्रोवाइड करती है बाय फॉर्मिंग सर्टेन मीडिएटर्स या बाय सर्टेन मैकेनिज्म, जो कि हमारी बॉडी को सुरक्षित रखती है फ्रॉम फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल्स। बिकॉज continuously we are in touch with the environment, हम environment में हैं और in the environment lot of organism are there, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा रहते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, लाइक फंगल स्पोर्स हैं, तो हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। एंड इनसे बचाने के लिए हमारी बॉडी हमें एक स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, जिसे हमने इम्यूनिटी कहा। और ये जो इम्यूनिटी प्रदान करने वाला सिस्टम है हमारी बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। और इस सिस्टम में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ एक सिस्टम है जिसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, इसी तरह से इम्यून सिस्टम इज आल्सो अ सिस्टम इन विच डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, जैसे कि बोन मैरो हुआ, थाइमस हुआ, स्प्लीन हुआ, राइट। नाउ if we see, there are two type of immunity actually. One is called as innate defenses and the other is called as adaptive defenses. दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म या दो तरह की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है। एक वो जो बचपन से, जो हम जब पैदा होते हैं तब से हमारी बॉडी में है, और एक वो जब जो कि हम डेवलप करते हैं या जो हम एक्वायर करते हैं ग्रेजुअली, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जैसे जैसे हमें इन्फेक्शन होता है या हमें वैक्सीनेशन होती है, राइट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में देखे गए हैं। वन इज कॉल्ड एज इनेट डिफेंसेस, या हम कह सकते हैं इनेट इम्यूनिटी। एंड इनेट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, बिकॉज जो इसके मैकेनिज्म के मीडिएटर्स हैं वो हर चीज को एक तरह से देखते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि हमारे बॉडी में कुछ सरफेस बैरियर्स होते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। जैसे स्किन, अब स्किन बैक्टीरिया के इन्वेजन को भी रोक रही है, फंगस के इन्वेजन को भी रोक रही है, वायरस के इन्वेजन को भी रोक रही है, प्रोटोजोआ के इन्वेजन को भी रोक रही है, एक ही तरह से कैसे एक बैरियर बन के, राइट। ये बैरियर बन के खड़ी है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर न जा सके। तो ये एक नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म हुआ कि सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही जैसा बर्ताव है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली इस ऑर्गेनिज्म को ये ऐसा ऐसे रोकेगी, इस ऑर्गेनिज्म ऐसे रोकेगी, राइट। तो इट इज हैविंग certain non-specific mechanism of defense. तो innate defenses are very non-specific। और adaptive defenses में हम देखेंगे कि एंटीबॉडीज मीडिएट होती हैं, यहाँ पे दिखा भी लिख भी रखा है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दे आर वेरी मच स्पेसिफिक, राइट। नाउ innate defenses, अगर हम innate immunity की बात करें, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन लेवल पर, अगर हम लेवल ऑफ इम्यूनिटी देखें, तीन लेवल पर हम पढ़ सकते हैं। एक होती है स्पीशीज इम्यूनिटी, दूसरा है रेशियल इम्यूनिटी और तीसरा है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब स्पीशीज की बात करें, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। अगर हम कहें कि हम वी आर होमो सेपियंस सेपियंस, वी आर ह्यूमंस, राइट। अब हम ह्यूमन हैं और भी एनिमल्स हैं अर्थ पे, जैसे कि मैमल्स में तो हैं ही बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स, पर बर्ड्स भी हैं। दे आर मीन्स जो हवा में रहती है बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, दे आर डिफरेंट, एंड रेप्टाइल्स हैं, सब अलग अलग है। नाउ दिस बर्ड स्पीशीज जो है, दे आर बर्ड्स आर इम्यून टू टेटनस, उनको टेटनस नहीं होता। Why? Because Clostridium tetani जहाँ पर अटैच होता है, they don't have the receptors. Say for example, इसका दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। एक स्पीशीज, हमें पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को कभी जुकाम होते देखा आपने, उनको जुकाम नहीं होता और हमें टोबैको मोज़ेक वायरस नहीं इन्फेक्ट कर सकता। तो ऑल द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल, है ना। उस अटैचमेंट के लिए होस्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करते हैं। तो एक स्पीशीज में हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कर सकता है, दूसरे में नहीं कर सकता, यानी कि दूसरा
जो स्पीशीज है दैट इज इम्यून टू दैट इन्फेक्शन, इट इज कॉल्ड एज स्पीशीज इम्यूनिटी। दूसरा आता है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल में यानी कि एक ही तरह एक एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों को एक रेस कह देते हैं, एक ग्रुप कह देते हैं। जैसे हम हैं या नीग्रोज हैं ना, हम यहाँ पे रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों को अलग रेस का बोल दिया या अलग ग्रुप हो गया, राइट। अब रेशियल इम्यूनिटी हुई कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये इन्फेक्शन होता है और इस एक ग्रुप को नहीं होता है। जैसे जो भी लोगों में सिकल सेल एनीमिया होता है, जो भी लोगों में सिकल सेल एनीमिया होता है, दोज पीपल आर हैविंग सिकल सिकल शेप्ड आरबीसी। और सेल आरबीसी में, सिकल शेप्ड आरबीसी के अंदर मलेरियल प्रोटोजोआ, मलेरियल पैरासाइट नहीं प्रिवेल कर सकता, राइट। वो जिंदा नहीं रह सकता, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ऑल दोज पीपल विच आर हैविंग infection of means which are having sickle cell anemia cannot be infected by malarial parasite, they are immune to it। but normal individuals जिनका आरबीसी गोल होता है, राउंड होता है, कॉनकेव मींस डिस्क शेप होता है, उनको मलेरिया हो सकता है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल लेवल पे अगर इम्यूनिटी की बात करें कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर किसी की इम्यूनिटी डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर, उसकी एज, सेक्स, उसका न्यूट्रिशन, उसका रहने सहने का ढंग, उसकी हाइजीन, कई सारे फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स पर हर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी डिपेंड करती है। तो यानी कि इनेट इम्यूनिटी को हम 3 लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं, एट स्पीशीज लेवल, एट रेशियल लेवल या इंडिविजुअल लेवल। अगर हम बात करें अगेन, दे आर द इम्यूनिटीज ऑफ टू टाइप, वन इज इनेट डिफेंसेस एंड द अदर इज एडेप्टिव डिफेंसेस। अब इनेट इम्यूनिटी क्या है एक्चुअली? इट इज द नेचुरली प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे मैकेनिज्म जो इनेट इम्यूनिटी में काम करते हैं या रोल प्ले करते हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं। जिस दिन से मैं पैदा हुई उस दिन से मेरी स्किन मेरे ऊपर है, जिस दिन से मैं इस धरती पे आई हूँ उस दिन से अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी है ना। मैं रो सकती हूँ, मेरे आंसू हैं, राइट। ऑल द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड सीक्रेट होता है, वो ऑलरेडी है, राइट। ऐसा नहीं है कि जब खाना खाना शुरू किया तब से बन रहा है, पर तब से बन रहा है जब से मैं इस धरती पर आई हूँ, राइट। तो ऑल दीज नेचुरल या नेटिव इम्यून रिस्पॉन्स के जो मेडिएटर्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट बाय बर्थ, ये हमारे अंदर बाय बर्थ होते हैं, एंड दे कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिफोर इन्फेक्शन। इनके लिए जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हो उसके बाद ही एक बार होंगे, नहीं, ये हमारी बॉडी में होते ही होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ बैरियर। ये बैरियर की तरह काम करते हैं, जो कि फिजिकल बैरियर हो सकता है, कोई केमिकल बैरियर हो सकता है, कुछ एनाटॉमिकल बैरियर हो सकता है, कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, कुछ सेलुलर बैरियर्स हो सकते हैं, राइट। तो अलग अलग तरह के बैरियर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और इन्फेक्शन को ही रोकते हैं। सेकंड इम्यूनिटी तो हमारी इन्फेक्शन के बाद रोल प्ले करती है, दैट इज एक्वायर्ड, दैट इज एडेप्टिव। पर इनेट इम्यूनिटी प्ले रोल बिफोर द इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन से पहले ही हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ वो सारे रिस्पॉन्सेज, वो सारे बैरियर्स ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दीज बैरियर्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे एनाटॉमिकल बैरियर्स। एनाटॉमिकल बैरियर यानी कि हमारे शरीर की संरचना में जो भी पार्ट है, जो भी मींस जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर कुछ लाइनिंग्स है, जैसे स्किन है हमारी या म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है एंड दे बिहेव एज अ एनाटॉमिकल बैरियर। जैसे स्किन है, कोई भी जो बॉडी है उसके बाहर की तरफ से वो स्किन से कवर होती है और अंदर की तरफ से एक चिपचिपी पदार्थ या चिपचिपी लेयर से कवर होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और स्किन जो है ये माइक्रोब्स की एंट्री को रोकती है। दूसरा, स्किन हेल्प करती है एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी के ऊपर ग्लैंड्स की वजह से, सेबेशियस ग्लैंड की वजह से लिपिड आ जाता है ना। एंड दिस लिपिड इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द लिपोलिटिक बैक्टीरिया, और लिपोलिटिक बैक्टीरिया इस लिपिड को कन्वर्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ एसिड। अब एसिड बनेगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, पीएच 3 से 5 रहेगा हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर का, जो कि माइक्रोबल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, नहीं ग्रो कर सकते माइक्रोब इतने कम पीएच पर, right? So this is a chemical that is being present on our skin. या
म्यूकस मेम्ब्रेन इज वेरी मींस म्यूकोइड। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, अगर हम नाक में भी अपने हाथ लगा के देखें तो म्यूकस मेम्ब्रेन चिपचिपी होती है, राइट। तो ये जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या सांस के साथ हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल जाते हैं, बट इट गेट अटैच्ड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर गलती से चला भी जाए, आपने देखा होगा कि कुछ चला भी गया है तो ट्रेकिया में जो है देयर इज अ बॉर्डर ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। वो सीलिएटेड एपिथेलियम उसको बाहर की तरफ धकेल देता है, छींक आ जाती है, वो बाहर निकल जाता है। या अगर हमारे जैसे हमने देखा कि हम कुछ जल्दी-जल्दी खाते हैं तो हमारे फूड पाइप में जो हमारे विंड पाइप में कुछ चला जाता है, तो दस्तका लग जाता है और निकल जाता है। क्या है वहाँ पर? वहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिया है और सीलिएटेड एपिथेलियम उसको बाहर की तरफ ऐसे धकेल देते हैं। दिस इज़ द रिस्पॉन्सेज़, रिफ्लेक्सेस होते हैं अगर विंड पाइप में कुछ जाता है, राइट? अदरवाइज वो म्यूकस मेम्ब्रेन में ट्रैप हो जाता है। तो एनाटॉमिकल बैरियर दिस आवर म्यूकस मेम्ब्रेन, जो भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो, और हमारी स्किन, दे एक्ट एज अ बैरियर कि भाई तुम्हें अंदर जाना है तो इनको भेद कर जाना होगा, राइट। चाहे तो म्यूकस मेम्ब्रेन को या तो स्किन को। इसीलिए चूंकि सबसे आगे खड़ी होती है हमारी बॉडी में, सबसे आगे ही बैरियर खड़ा होता है किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री को रोकने के लिए, इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। These are called as first line of defense in our body. सेकेंड इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी चेंजेस या कोई भी ऐसी अवस्था जो कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है, बट इट इज हैपनिंग व्हेन द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज एंटरिंग द बॉडी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, हमें पता है कि फीवर होना अच्छी बात नहीं है ना। किसी को बुखार हो जाता है तो कहते हैं कि यार बुखार हो गया, इसका ध्यान रखो, परेशान है, दवाई दो, राइट। बट तो सरप्राइज, आई शुड टेल यू दैट फीवर रिस्पॉन्स इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। यस, इट इज इम्पोर्टेंट, राइट, बट इफ इट प्रिवेल्स फॉर लॉन्ग टाइम, अगर वो लंबे समय तक है और ज्यादा टेम्परेचर है, देन इट इज प्रॉब्लमैटिक, वो प्रॉब्लमैटिक है। अब क्यों फीवर हमारे लिए, टेम्परेचर होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? 30, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38.6 इज नॉर्मल, फाइन। 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्वेडिंग पैथोजन या माइक्रोऑर्गेनिज्म गया, अब आपको पता है या नहीं पता तो मैं बता दूं, क्योंकि वो बैक्टीरिया है उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉडी के अंदर उसको ये अवस्था, ये टेम्परेचर मिल रहा है, तो भाई वो तो डेफिनेटली ग्रो करेगा, राइट। बट our body brings about some physiological changes in itself, और ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि भाई देयर इज समथिंग फॉरेन, बाहर का कोई नॉन सेल्फ आ गया है, टेम्परेचर को राइज करना है, राइट। तो बॉडी टेम्परेचर राइज होता है एंड दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी एलिमिनेटेड एट दिस टेम्परेचर। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इफ ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम, इफ ड्यू टू सर्टेन थिंग्स ये टेम्परेचर प्रिवेल होता है या बढ़ता रहता है, देन इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक, राइट। वो हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर हम कर सकते हैं बात लो पीएच की। हमारे स्टमक का पीएच लो होता है, हम जो भी खाते हैं ऐसा नहीं है वो माइक्रोफ्री जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अब बाहर जब जाते हैं ठेले पे इतनी सारी चीजें दिखी हुई होती हैं, तो उन पे भी तो धूल से कई सारी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपके होते हैं, राइट। घर में तो चलो हम साफ बना के खाते हैं, पर बाहर भी तो खाते हैं सब लोग, राइट। तो वहां पे तो मिट्टी भी खाने के ऊपर लगी है, तो हम जब खाते हैं इट गोज टू द स्टमक, स्टमक पे पीएच 2 है क्योंकि वहां पे एचसीएल सिक्रीट हो रहा है, और वो एचसीएल मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। दिस इज आल्सो फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये हमारी फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फेगोसाइटिक बैरियर्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इनबिल्ट नेचुरली प्रेजेंट सेल्स हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, जो कि इन्वेडिंग पैथोजन को इंजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देख लें साथ साथ। दीज आर द वाइट ब्लड सेल्स, या हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स, या मैक्रोफेजेस, या वाइट ब्लड सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करते हैं? इन्वेडिंग पैथोजन को एनगल्फ कर लेते हैं, एनगल्फ करके ये साइकिल बना लेते हैं जिसको हम फेगोसाइटिक फेगोसोम कहते हैं। और इस वेसाइकल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इस बैक्टीरिया को मार देते हैं, तोड़ देते हैं। तो दीज सेल्स आर द फेगोसाइटिक सेल्स, जो कि किसी भी इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करने में हमारी मदद करते हैं।
देन फोर्थ बैरियर इज द इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेशन, अब आप कहोगे कि चोट लगती है, सूजन हो जाती है, तो भाई गड़बड़ होती है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स फीवर की ही तरह एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, जब भी टिश्यू डैमेज होगा या इन्फेक्शन होगा तो उससे एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या क्या होता है। एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमारी जहां पर भी चोट लगी है दैट एरिया बिकम्स टेंडर, ठोस हो जाता है, रेड हो जाता है, पेनफुल होता है, राइट, और सूज जाता है, स्वेल्ड हो जाता है, रेज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। बट दिस इन्फ्लेमेशन, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, धीरे धीरे सबसाइड कर जाती है, एंड द वुंड इज हील्ड। हमारा वुंड जो है वो टिश्यू डैमेज जो है वो हील हो जाता है। वो कैसे होता है, यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए, जब भी कोई टिश्यू इंजरी हुई किसी भी केमिकल फिजिकल एजेंट से या पैथोजन से, भाई कोई चोट लगी तो स्किन पर जरूर कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के द्वारा चिपक जाएंगे। जब चोट लगती है तो नॉर्मली सबसे पहले जहाँ पर भी वुंड लगता है, जहाँ पर भी चोट लगी है, वहाँ पर कुछ केमिकल सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड में, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल है, ये जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है, ये आरबीसीज है, और ये हमारे मैक्रोफाजेस या डेंड्राइटिक सेल्स हैं। मैक्रोफाजेस या डेंड्राइटिक सेल का क्या काम है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर पहुंच जाना, है ना। जैसे एक पेट्रोलिंग पुलिस होती है, यहाँ घूम रही है, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहां पहुंच गई। अब ये पेट्रोल पुलिस क्या कर रही है, वहां पर जाकर देख रही है, जायजा ले रही है कि भाई इन्फेक्शन की साइड पर क्या प्रॉब्लम आई है, राइट। तो ये जो है मैक्रोफाजेस या डेंड्राइटिक सेल्स है, ये इन्फेक्शन के एरिया पे, मतलब जहाँ ब्लड तो फ्लो हो रहा है, ये इन्फेक्शन के एरिया पे रुकेंगे, देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, राइट। नाउ दे प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स नोन एज कीमोकाइन, राइट। कीमोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ क्या करेंगे, ये सबसे पहले वहां पर जहाँ वुंड लगा है वहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, उनको एनगल्फ कर लेंगे, फेगोसाइटोस कर लेंगे, और साथ में कीमोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे। ये कीमोकाइंस एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट और सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कीमो अट्रैक्टेंट का काम करते हैं फॉर द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स दूसरे सेल, यानी कि और पुलिस वालों को बुलाने का काम करते हैं कि भाई ये सिग्नलिंग यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, आप आ जाओ, राइट। तो अब सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे मैक्रोफाजेस है, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ किया। एनगल्फ करके वो साथ में क्या किया, कीमोकाइंस बना दिए। कीमोकाइंस क्या है, कीमो अट्रैक्टेंट्स है जो कि और पुलिस वालों को और सेल्स को, जो फेगोसाइटिक सेल्स को है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब इस कैपिलरी से बाकी टिश्यूज की तरफ इन न्यूट्रोफिल्स का जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर वूंड लगा है और वहां पर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होगा, इस जो लाइनिंग है इसकी परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, और इसमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पर गैप्स बन जाएंगे। और इस गैप्स के दौरान जब गैप बनेंगे तो ये जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये टिश्यू में जो साइट ऑफ इंजरी है वहां पर जाने लगेंगे, और इस चलने को, इस जाने को कहते हैं डायापिडेसिस। तो डायापिडेसिस से अपने फुट बना के, यानी कि अपने जो मेम्ब्रेन है उसको इन्वेजिनेट करके ये न्यूट्रोफिल्स साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाएंगे, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स आर बीइंग अट्रैक्टेड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो पहले क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो ज्यादा यहाँ पर होगा, तो हीट, जब ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो हीट रेडिएट होगी, गरम गरम लगेगा, जब भी चोट लगती है एकदम गरम लगता है। फिर यहाँ से फ्लूइड रिलीज होना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड यानी कि जो ब्लड है वो अपना टिश्यू में आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू की जो वेस्कुलर लाइनिंग है उसकी परमेबिलिटी जो है खराब हो गई है, खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे रप्चर हुआ है, वूंड लगा है और कीमोकाइन सिंथेसाइज में। तो जब ब्लड आएगा, फ्लूइड होगा, तो वहां पर रेडनेस आ जाएगी और स्वेलिंग हो जाएगी, उस एरिया की स्वेलिंग हो जाएगी। देन व्हेन द ल्यूकोसाइट्स आर बीइंग अट्रैक्टेड, तो ल्यूकोसाइट्स भी तो साइट ऑफ इंजरी पे आएंगे। जब ये भी साइट ऑफ इंजरी पे आएंगे तो चूंकि इसके अंदर से होकर आ रहे हैं तो वहां पर टेंडर कैड़ा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। जो इन्फ्लेमेटरी साइट है वो थोड़ी नरम ना रह के वहां खाल थोड़ी सी टेंडर हो जाएगी, राइट। एंड देन व्हेन दिस ल्यूकोसाइट्स कम देयर, they will destruct the invading pathogen again। they ये भी जो पैथोजेंस है उनको डिस्ट्रक्ट करेंगे, और साथ साथ कभी कभी टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं। एंड दे आल्सो प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल मीडिएटर्स
जिससे कि जो कि एक्ट करेगा एज अ केमिकल सिग्नल टू रेज द बॉडी टेम्परेचर रेज होगा और ल्यूकोसाइट का प्रोलिफरेशन होगा छोटे से एरिया में, तो दैट विल इंड्यूस पेन, राइट। सो दिस इज हाउ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, अब जब प्रोलिफरेशन अपनी ल्यूकोसाइट्स होगा, ल्यूकोसाइट्स ज्यादा बनेंगे और ल्यूकोसाइट्स जो भी इन्वेडिंग पैथोजन है उसको मारते जाएंगे, उसको एनगल्फ करते जाएंगे, और जब एनगल्फ कर लेंगे तो इन्फेक्शन विल ग्रेजुअली सबसाइड, और ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे वापस से सबसाइड हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। सो इन्फ्लेमेशन इज नॉट अ प्रॉब्लमैटिक रिस्पॉन्स अनलेस वहां पे कुछ और ना हो गया हो, जैसे कि कई बार जब चोट लग जाती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हो सकता है, एनारोबिक कंडीशन प्रिवेल कर जाए, पस फॉर्मेशन हो जाए, राइट, ये सब चीजें अलग हैं। पर अगर चोट लगती है नॉर्मली और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो ग्रेजुअली सबसाइड, जैसे कि फीवर है, उसी तरह से आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। दीज आर डिफरेंट बैरियर्स which are acting as a mediator of innate responses। तो हम यहाँ पे स्लाइड पे फिर से देख लें, innate defenses जो हैं वो या तो सरफेस बैरियर की तरह काम करते हैं इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर। तो जो सरफेस बैरियर्स हैं दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस जो कि रोक देगी पैथोजन के इन्वेजन को। पर अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रीच करके पैथोजन हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे फेगोसाइटिक सेल्स हैं, हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है, अगेन हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं, एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं या इन्फ्लेमेशन है जो उसको रोक देगी इन्फेक्शन को होने से, राइट। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये हुआ, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल डिफेंसेस हुए, देन इनको भी ब्रीच करके अगर कोई पैथोजन आकर अपनी एग्जिस्टेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है, राइट, देन comes the role of our adaptive defenses, which may be humoral or cellular immunity. So there are three line of defenses in our body: first, second, and third. And we'll be studying about this adaptive defenses, yeah, acquired defense mechanism, acquired immunity in our next lecture. Thank you.